नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर घिरी मोदी सरकार की महाकुंभ पर विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी सरकार की। देखेंगे यूपी विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कैसे बैकफुट पर दिखी योगी सरकार। नीतीश कुमार ने क्यों एनडीए की रैली से बनाई दूरी। जानेंगे महाराष्ट्र में फडणवीस के फैसले पर क्यों भड़की शिवसेना। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आप नेता सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। राष्ट्रपति मुर्मू ने मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय को दी मंजूरी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत दर्ज किया है केस। भारत दौरे पर कतर के अमीर अल थानी पीएम मोदी से की द्विपक्षीय वार्ता। कतर की जेल से लौटे भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों ने बचे हुए कैदियों की रिहाई की मांग। कतर की जेल में कैद हैं 600 कैदी। दिल्ली में 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक। नए सीएम के चेहरे से उठेगा पर्दा। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण। पीएम समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 29 अंकों की गिरावट के साथ 75,967 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 14 अंकों की गिरावट के साथ 22,945 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त पद से विदाई दे दी गई और उनकी जगह ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति विवादों में घिरती दिखाई दे रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। तो क्यों सीसी की नियुक्ति पर छिड़ा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। राजीव कुमार की जगह अब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से इस नियुक्ति को लेकर जल्दबाजी की गई, उससे सरकार सवालों में घिर गई है और अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगा दी गई है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को प्राथमिकता देने की मांग की है। दरअसल ये मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए 46वें नंबर पर लिस्टेड है, लेकिन अब इसे सबसे पहले सुनने की मांग हो रही है। कोर्ट ने इस पर विचार करने का आश्वासन दे दिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है और इस नियुक्ति पर अपनी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, अगले चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमति पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने का आधी रात को निर्णय लेना अपमानजनक और अशिष्टतापूर्ण है, जबकि समिति की संरचना और प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है और इस पर 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है। यानी राहुल गांधी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए और अब 19 फरवरी को मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और जिससे पहले नई याचिका लगा दी गई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्या थी, जब कुछ ही घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों के लिए बने सिलेक्शन पैनल को लेकर सुनवाई करने वाला है। साफ है मोदी सरकार इस जल्दबाजी को लेकर सवालों में है। तो सवाल महाकुंभ पर भी उठ रहे हैं। खास तौर पर अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी सरकार मुश्किल में दिख रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो इसे मृत्यु कुंभ कह दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ को लेकर लगातार यूपी की योगी सरकार सवालों के घेरे में है और अब पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि वीआईपीज को खास सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन गरीबों को इससे दूर रखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है। वीआईपी लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही हैं। इस महाआयोजन के लिए सही तरह से प्लानिंग नहीं की गई। मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं पवित्र गंगा माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन कोई योजना नहीं है। अमीरों वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के कैंप की व्यवस्था है। गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, लेकिन व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि विपक्ष के कई नेता महाकुंभ को लेकर सीएम योगी पर हमलावर हैं। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे को लेकर आरपीएफ की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रशासन की तरफ से चूक हुई, जिससे भगदड़ मच गई। कहा गया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से हादसा हुआ है।
ऐसे में सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक महाकुंभ के दौरान लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी की सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। इस बीच यूपी विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इसमें भी महाकुंभ के मुद्दे पर योगी सरकार बुरी तरह से घिर गई। विपक्ष ने विधानसभा में सरकार पर तीखा हमला किया। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन ही विरोध देखने को मिला। सदन में सपा विधायकों के विरोध के बीच ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बीच राज्यपाल महज 8.5 मिनट भाषण पढ़कर लौट गए, जबकि उनका अभिभाषण 59 मिनट का था, जिस पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि राज्यपाल अभिभाषण में जो पढ़ रही थी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे। मांग हो रही थी कि महाकुंभ की भगदड़ में जो जाने गई हैं, उसके सही आंकड़ों को बताया जाए। राज्यपाल आधा भाषण छोड़कर चली गई। हमें लगता है कि वे महाकुंभ में हुई घटनाओं से दुखी थी, इसलिए उन्होंने पूरे भाषण को पढ़ा ही नहीं। इसी के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन में अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी को अनुमति दी जा रही है तो फिर उर्दू को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूपी की विभिन्न बोलियों को सदन में सम्मान दिया जा रहा है और ये सभी हिंदी की ही संतानें हैं, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। वहीं हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन स्थगित कर दिया। इससे पहले विधानसभा के बाहर सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायक अतुल प्रधान खुद को बेड़ियों में जकड़ कर पहुंचे। कहा कि अमेरिका जिस तरह से भारतीयों का अपमान कर रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने साइकिल पर मटकी टांग रखी थी, जिस पर लिखा था नैतिकता का अस्थि कलश। बता दें कि बजट सत्र आज से शुरू होकर 5 मार्च तक चलेगा। बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि योगी सरकार यूपी की जनता को बजट में क्या देती है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की, विपक्ष के सवालों से बुरी तरह से घिरती दिख रही है, तो सहयोगी दलों ने भी उसकी मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार बीजेपी को झटके दे रहे हैं। अभी वो दिल्ली आए और बीजेपी नेताओं से बिना मिले लौट गए, और अब उन्होंने पटना में होने वाली एनडीए की रैली से भी दूरी बना ली है। तो क्यों बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार में दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। अब नीतीश ने एनडीए की रैली में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल 19 फरवरी को एनडीए पटना में कुर्मी एकता रैली का आयोजन कर रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अभी से जातीय समीकरण साधने के लिए जुटी हुई है और ऐसे में कुर्मी समुदाय को साधने के नजरिए से एनडीए की ये रैली बेहद जरूरी हो जाती है। और खास बात तो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी जाति से आते हैं। और अगर हम बिहार के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो 31 साल पहले यानी 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली की गई थी। इसका नेतृत्व 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार ने ही किया था, लेकिन अब उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से भी दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा में व्यस्त है, इसलिए वो दिल्ली नहीं जा सकते। बिहार चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी के कार्यक्रम की तुलना में अपनी प्रगति यात्रा को प्राथमिकता दी है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब नीतीश 16 और 17 फरवरी को दिल्ली दौरे के लिए अपनी यात्रा टाल सकते हैं, वो भी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो क्या मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए नहीं टाल सकते? और चुनाव के मद्देनजर अगर ये यात्रा इतनी जरूरी है, तो क्या उनके लिए अपनी जाति के लोगों से जुड़ी रैली जरूरी नहीं है? इन सब घटनाक्रम को देखते हुए नीतीश की बीजेपी से नाराजगी की इन चर्चाओं को बल मिल गया है। ये नाराजगी आगामी चुनाव में सीएम पद और सीट बंटवारे को लेकर बताई जा रही है। ऐसे में एनडीए मुश्किलों से घिरता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी साफ साफ दिख रही है। वो बीजेपी नेताओं से दूरी बना रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी शिवसेना की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। और अब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने शिंदे की नाराजगी को और बढ़ाने वाला फैसला कर लिया है, जिससे शिवसेना के विधायक भड़क उठे हैं। तो क्या है पूरा? This AI trade finder will handpick you. जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे शिंदे गुट की शिवसेना और फडणवीस के बीच तलवार खिंचती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने शिवसेना शिंदे गुट के 20 विधायकों की वाई कैटेगरी सिक्योरिटी वापस ले ली है। शिंदे और फडणवीस के बीच में पहले से ही दरार देखी जा रही है और अब सीएम फडणवीस के इस फैसले से शिंदे सेना और बीजेपी के बीच चल रहे तनाव में इजाफा हो सकता है। इस कदम को सीएम फडणवीस के जरिए अपनी सत्ता कायम रखने के लिए एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इससे शिवसेना शिंदे गुट नाराज दिखाई दे रहा है। गृह विभाग के इस फैसले से शिंदे की शिवसेना के विधायक परेशान हैं, क्योंकि शिंदे सेना के 20 विधायकों की सुरक्षा कम की गई है।
दरअसल उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद शिंदे की शिवसेना के 40 विधायक और 12 सांसदों को सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। कुछ विधायकों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन अब सुरक्षा का समीक्षा करने के बाद ये तय किया गया है कि जिन विधायक और पूर्व सांसदों को पहले के मुकाबले अब थ्रेट कम है, उनकी सुरक्षा कम की जाए, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला किया। अब तक एक तरफा जंग देखने को मिल रही थी, लेकिन अब फडणवीस भी तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। इससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र में सरकार बने 2.5 महीना हो चुका है, लेकिन सरकार में टकराव थमता नहीं दिख रहा। तो वहीं केरल हाईकोर्ट के जज के बयान ने अलग ही बवाल खड़ा कर दिया है। हाईकोर्ट जज ने महात्मा गांधी के विचारों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कहा है हाईकोर्ट के जस्टिस ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महात्मा गांधी का दिया हुआ आइडिया आज के समय में गवर्नेंस के लिए सही नहीं है। ऐसे में इसे बदल दिया जाना चाहिए, ये कहना है केरल हाईकोर्ट का। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि पुराने आइडिया के आधार पर काम करने से काफी मुश्किलें सामने आती हैं और नतीजे भी अच्छे नहीं मिलते हैं। केरल हाईकोर्ट ने आगे कहा कि महात्मा गांधी के आइडिया को खत्म करने की जरूरत है। हाईकोर्ट के जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि आज के वक्त में शासन में आने वाली चुनौतियां पहले के समय की तुलना में ज्यादा हैं। ऐसे में महात्मा गांधी की ओर से दी गई ग्राम स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था के विचार को समाप्त करने की जरूरत है। जस्टिस मुश्ताक ने प्रशासन और शासन के कई पहलुओं के केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन करने पर जोर देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीयकरण और विकेंद्रीकरण करने से इच्छा के मुताबिक रिजल्ट हासिल नहीं हुए हैं। हालांकि जस्टिस ने यह साफ किया कि ये उनका निजी विचार है। अब भले ही जस्टिस मुश्ताक ने इसे अपना निजी विचार बताया हो, लेकिन महात्मा गांधी को लेकर उनके इस तरह के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। केरल हाईकोर्ट जज ने बड़े विवाद से बचने के लिए ये भी साफ कर दिया कि ये उनके निजी विचार हैं। इसे हाईकोर्ट का फैसला नहीं माना जाए, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने जरूर सरकार को निर्देश दिया है, जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर नियमों में बदलाव करने को कहा है। तो क्या कहा है हाईकोर्ट ने इस आदेश में, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि असाधारण परिस्थितियों में मां की जाति के आधार पर बच्चों को जाति प्रमाण पत्र और ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आपने सरकार पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान जोड़ने पर विचार करे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक समिति भी गठित करने को कहा है, ताकि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के प्रावधानों की संभावना का पता लगाया जा सके। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि अपनी मां की सामाजिक स्थिति और जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र चाहने वाले नागरिकों को अपनी मां की सामाजिक स्थिति के दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी जानी चाहिए। बता दें, आपले सरकार राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है, जो नागरिकों के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाएं प्रदान करती है और उन्हें शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाती है। दरअसल स्वानुभूति जैन ने अदालत से राज्य सरकार के अधिकारियों से प्राधिकारियों को उसकी मां की जाति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने राज्य को ये निर्देश देने की मांग की थी कि आपले पोर्टल पर उसे अपनी मां की सामाजिक स्थिति के दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि पोर्टल केवल पिता की जाति का दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देता है। वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा, हम राज्य सरकार से उक्त पहलू पर विचार करने का आग्रह करते हैं और चूंकि इसमें सरकार द्वारा लिए जाने वाला निर्णय शामिल है, इसलिए सरकार के लिए उचित होगा कि वह एक उचित समिति गठित करे, जिसे डेटा सूचना के साथ सहायता प्रदान की जाए, ताकि ये विचार किया जा सके कि क्या असाधारण परिस्थितियों में आपले सरकार पोर्टल में एक खंड दर्ज किया जा सकता है, ताकि कोई भी आवेदक अपनी मां की सामाजिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत कर सके और उसके आधार पर ओबीसी और जाति प्रमाण पत्र हासिल कर सके। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोदी जी ने अपना नया मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुन लिया है। हालांकि चयन समिति में 3 सदस्य थे, वो गृह मंत्री और राहुल गांधी। भाई जब 2 लोग एक तरफ वोट दे देंगे तो तीसरे का तो अपने आप ही खारिज हो जाएगा और जिन 2 लोगों ने वोट जिसको दिया है वही तो चुना जाएगा। इसलिए तीसरे व्यक्ति का इस समिति में रहने न रहने का मतलब ही क्या होता है, और इसी को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई कल होगी। कुल मिलाकर चयन प्रक्रिया में ही लोचा है कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी है तो मुमकिन है।